हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो आखिरी बचे मिग-21 एयरक्राफ्ट्स हैं ये रिटायर किए जा रहे हैं। मिग-21 बाइसन मिग-21 के सबसे एडवांस वेरिएंट्स हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद जो इंडियन एयरफोर्स की एक्टिव स्क्वाड्रन संख्या है ये और ज़्यादा घट जाएगी, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस मार्क 1A जो आने वाले थे उनमें डिले हुई है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि सितंबर में पहले 2 तेजस मार्क 1A डिलीवर हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो पहला स्क्वाड्रन है इन प्लेटफॉर्म का वो फॉर्म हो पाएगा। तो इस बात से हम सब फेमिलियर हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने घटते स्क्वाड्रन संख्या की वजह से काफ़ी समय से परेशान चल रही है। सैंक्शनड स्क्वाड्रन संख्या 42 है, जिसके आसपास भी हम दशकों से नहीं पहुंच पा रहे हैं और स्क्वाड्रन संख्या बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही है। तो इसके पीछे रीज़न बताया जाता है कि जो MRFA प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्ट लिए जाने थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इसलिए हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए। फिर दूसरा ये भी कहा जाता है कि तेजस मार्क 1A जितने बड़े नंबर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने बड़े नंबर्स में इनिशियली ऑर्डर नहीं किए गए, और अब जब ऑर्डर किए गए हैं तो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अगेन यहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो बाद में MRFA प्रोग्राम है उसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर एयरफोर्स परेशान है। पर जो एक्चुअल रीज़न है एयरफोर्स की इस हालत का उसको ज़्यादातर कोई डिस्कस नहीं करता है। तो एयरफोर्स की इस हालत के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ये एक्चुअली 1980s में लिया गया एक डिसीजन है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर हम Su-30 MKI, रफाल और तेजस को हटा दें तो आज जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म एयरफोर्स फ्लाई कर रही है वो सारे के सारे अर्ली 80s में लिए गए हैं, चाहे ये जैगुआर्स हो, मिराज हो या मिग-29 हो। लेकिन इन सब के साथ एक और जहाज अर्ली 80s में लिया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिग-23 की। तो वहाँ पर आइडिया ये था कि मिग-23 से जो अर्ली मिग-21 के वेरिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है और Su-7 जैसे प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करना है। तो लेट 70s में इन प्लेटफॉर्म का इवैल्यूएशन हुआ और हमने ये प्लेटफॉर्म अर्ली 80s में एक्वायर कर लिए। तो 1980 से 85 के बीच में हमने करीबन 70 मिग-23 एयरक्राफ्ट एक्वायर किए, जिसमें से 40 मिग-23 BN थे जो कि ग्राउंड अटैक वेरिएंट्स थे और 30 मिग-23 MF थे जो कि एयर डिफेंस वेरिएंट्स थे। और उसके ऊपर हमने डबल डाउन किया मिग-27 से। करीबन 165 मिग-27 एयरक्राफ्ट हमने एक्वायर किए जो कि ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मोस्टली इंडिया में ही असेंबल किए गए थे। इवन मिग-27 को रिटायर करने से पहले हमने मॉडिफाई भी किया था मिग-27 UPG स्टैंडर्ड पर। तो अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म की संख्याओं को जोड़ दें तो ये 235 पहुंचती है। और इसी टाइम पीरियड में आपने मिराज 2000 और मिग-29 को भी एक्वायर किया था, जो कि आज भी सर्व कर रहे हैं। इनको मॉडिफाई किया गया है और फर्दर इनमें मॉडिफिकेशन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। आप 10 साल इनको और यूज कर सकते हैं। लेकिन मिग-23 और मिग-27 को आपको समय से पहले रिटायर करना पड़ गया था, क्योंकि ये बहुत पुअरली डिजाइंड प्लेटफॉर्म थे। जिस टाइम पीरियड में ये प्लेटफॉर्म आए हैं उस टाइम पीरियड में या फिर उस टाइम पीरियड के पहले के किसी प्लेटफॉर्म से ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इवन मिग-21 को इनको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मिग-21 इनसे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म थे, स्पेशली एयर डिफेंस या फिर एयर टू एयर कॉम्बैट रोल में। इसलिए इंडिया द्वारा मिग-21 को मॉडिफाई भी किया गया और अब जाकर रिटायर किया जा रहा है। तो अगर आप सोवियत यूनियन की बात करेंगे तो मिकोयन की साइड से जो ट्रू सक्सेसर मिग-21 का बनाया गया था ये एक्चुअल में मिग-29 था। मिग-23 वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था और हमने पता नहीं क्या इवैल्यूएट करके इन प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया था और अल्टीमेटली हमें इन्हें समय से पहले रिटायर करना पड़ा। अगर इतने ही नंबर में हम मिग-29 या फिर मिराज 2000 को एक्वायर करते तो आज हमारी स्क्वाड्रन संख्या ये ना होती। तो मिग-23 को हमें मजबूरी में 2007 में रिटायर करना पड़ा और जो BN वेरिएंट है एयर टू ग्राउंड रोल के लिए उसे 2009 में रिटायर करना पड़ा। बाकी जो मिग-27 है इसमें जो लास्ट UPG वेरिएंट है इसे 2019 में रिटायर किया गया, आज से करीबन 6 साल पहले। तो कारगिल में इनको इस्तेमाल भी किया गया था, पर इनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही थी। इवन एक फेमस इंसिडेंट है IAF के मिग-27L प्लेटफॉर्म के क्रैश का, जिसमें डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। तो ATMM रॉकेट्स को फायर करते समय इंजन फ्लेम आउट हो गया था और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा था, जो कि के नचिकेता थे, जो अल्टीमेटली POW बने और बाद में इंडिया वापस आए। तो डिज़ाइन फ्लॉज की वजह से ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में बहुत क्रैश हुए हैं। इनकी मनोरेबिलिटी क्वेश्चन में थी, रेंज लिमिटेड थी, रडार परफॉर्मेंस पुअर थी, इंजन परफॉर्मेंस पुअर थी, लाइफ बहुत कम थी और वेपन्स भी पुअर थे। मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इस प्लेटफॉर्म को एक्चुअल में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही होना चाहिए था। स्विंग विंग मैकेनिज्म के लिए फाइटर प्लेटफॉर्म बनना ही नहीं चाहिए था। बाकी ये बहुत मेंटेनेंस हंगरी प्लेटफॉर्म थे और इनको परेशान होकर रिटायर किया गया है। मिग-21 हम अब रिटायर कर रहे हैं, पर इंडियन एयरफोर्स भी इनसे ऊब चुकी थी
और 2007 में इनको रिटायर कर चुकी है और इसी गलती को हम आज तक भुगत रहे हैं। इवन सेम टाइम पीरियड में हमारे द्वारा जैगुआर्स लिए गए थे, MiG-29 लिए गए थे, मिराज 2000 लिए गए थे, जो आज भी यूज़ किए जा रहे हैं और प्रॉपरली मॉडिफाई किए गए थे। वहीं पर MiG-23 और MiG-27 में मॉडिफिकेशन पोटेंशियल ज़्यादा था ही नहीं। इवन MiG-27 को हमने मॉडिफाई भी किया पर खाली लिमिटेड कैपेबिलिटी ही उसमें ऐड हो पाई। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म के रिप्लेसमेंट हमको आज तक नहीं मिल पाए हैं। बाकी जो Su-30M के हमने प्लेटफॉर्म लिए थे वो एक्चुअली ओल्डर जनरेशन के MiG-21 के रिप्लेसमेंट थे और हमारे जो मैक्सिमम MiG-21 के स्क्वाड्रन्स हैं ये Su-30M के द्वारा ही रिप्लेस किए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन बना कि फाइटर एक्विजिशन के समय अगर एयरफोर्स किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ को करती है तो फ्यूचर में वो चीज़ हॉन्ट करने के लिए दोबारा आती है। ये चीज़ इवन मारूत के प्रोक्योरमेंट पर भी हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने मारूत के भी अच्छे खासे नंबर एक्वायर किए थे जो कि 100+ थे, पर क्योंकि इंजन वहाँ पर प्रॉपर नहीं था इसलिए हमें उन प्लेटफॉर्म को जल्दी रिटायर करना पड़ा। और इसलिए एयरफोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती है जो कि कंप्लीट कैपेबिलिटी के साथ ना मिले और इसलिए शुरुआत में LCA-33 को लेकर भी एयरफोर्स हेजिटेट कर रही थी। और इसलिए इस बार भी 33 Mark 1A के साथ डिमांड किया जा रहा है कि जो कैपेबिलिटी प्रॉमिस करी गई है उस कैपेबिलिटी के साथ ये प्लेटफॉर्म आएगा तभी एयरफोर्स लेगी। और यही चीज़ डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कही है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और एयरफोर्स कई बार ये चीज़ भुगत चुकी है, मारूत के साथ भी, MiG-23 के साथ भी। बाकी MiG-23 के एक्विजिशन से एक और जो इंपॉर्टेंट लेसन मिला है वो ये मिला है कि एयरक्राफ्ट में अपग्रेड पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि अवेलेबिलिटी रेट भी अच्छा हो, जो कि एक्चुअल में मैटर करता है और अपग्रेड पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात कही जाती है। तो ये चीज़ एयरफोर्स सीख चुकी है कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म एक्वायर कर रहे हैं वो इवॉल्व होने के लिए कैपेबल होना चाहिए और 33 Mark 1A के साथ एयरफोर्स ये चीज़ डिमांड भी कर रही है। समय के साथ साथ प्लेटफॉर्म में नए वेपन्स ऐड होने चाहिए, सेंसर स्वीट नया ऐड होना चाहिए ताकि एयरक्राफ्ट को लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये चीज़ हम आपको बताते कि कोई भी प्लेटफॉर्म एयरफोर्स एक्वायर करती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसा देकर एयरक्राफ्ट ले लिया तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। किसी भी प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के बाद उसे मास्टर करने में सालों लग जाते हैं और इसलिए जब ये नया प्लेटफॉर्म आता है तो कोशिश यहाँ पर ये रहती है कि इसे डेकेड्स के लिए यूज़ किया जाए, कम से कम 4 दशक के लिए। और 4 दशक के लिए फाइटर प्लेटफॉर्म को सस्टेन करना है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर अपग्रेड्स तुरंत आ रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब आपका एयरक्राफ्ट उसे सपोर्ट करे। इसलिए MRFA के अंतर्गत जो भी प्लेटफॉर्म लिया जाएगा उसके साथ भी एयरफोर्स डिमांड कर रही है कि हमें ये कंट्रोल उस प्लेटफॉर्म पर चाहिए ताकि हम खुद यहाँ पर अपने हिसाब से वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाएँ। इवन जो रफाल एडिशनल लेने की बात चल रही है उसमें भी ये चीज़ सुनने में आ रही है कि इंडियन एवियोनिक पैकेज को भी लगाने की बात चल रही है ताकि और ज़्यादा कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर हमें मिल पाए। इसलिए यहाँ पर एयरफोर्स द्वारा इवैल्यूएशन जैसे प्रोसेस में इतना ज़्यादा समय लगाया जाता है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, पर उससे भी कट शॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो मिस्टेक आपने 80s में करी थी उसका खामियाजा आप आज भुगत रहे हैं और अगर आज भी डिले होगी तो और लंबे समय तक इसका खामियाजा हम भुगतेंगे। बेटर यहाँ पर यही है कि आप रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं, उसको लेकर आपको करीबन आधे दशक का एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो वही प्लेटफॉर्म दोबारा से लिए जाएं ताकि आप शुरुआत से ही उसे प्रॉपरली ऑपरेशनल कर पाएँ। क्योंकि अगर कोई ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म रहेगा तो उसे प्रॉपरली ऑपरेशनल करने में 5 से 6 साल का समय तो कम से कम लग ही जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।